हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट 2 और लेक्चर नंबर 9 में। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में कॉमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में था, कॉमन डिजीज़ के बारे में था जो कि ह्यूमन में कॉमन डिजीज़ पाए जाते हैं। पार्ट 2 इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता हमारी बॉडी में होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोविड का समय चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था। तो कोविड के टाइम में ऐसा आप सुने होंगे कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही थी। रोग से लड़ने की, डिजीज़ से फाइट करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो कम हो गई थी। यानी किसी भी डिजीज़ से फाइट करने की हमारी बॉडी में जो आर्मी, जो कैपेबिलिटी, जो क्षमता है, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक। इसके पहले पार्ट 1 का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे विज़िट करके पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। अभी आपका टाइम ना ख़राब करते हुए हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे यही सब कुछ है इम्यूनिटी। ठीक, अब देखिए इम्यूनिटी को हम कैसे समझ सकते हैं। हमारी बॉडी डिफेंड करता है, बचाव करता है खुद का, किससे? फॉरेन डिजीज कॉजिंग एजेंट से। आवर बॉडी इज एबल टू डिफेंड इट्सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन डिजीज कॉजिंग एजेंट। बाहर के जो डिजीज कॉजिंग एजेंट जैसे कि पैथोजेंस हो गए, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, इस तरीके के बाहर से पाए जाने वाले जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी खुद को बचाती है। क्या बात क्लियर है? और इसी मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगली लाइन देख लीजिए। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या थे? पैथोजन। पीछे वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम, इम्यून से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है। तो इम्यून सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड कराता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। चलिए आइए देखिए, इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक है इन्नेट इम्यूनिटी, एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट है इन्नेट और सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, जैसे में देखिए इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक एक करके समझते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में ऐसे समझ लीजिए, ये बाई बर्थ हमें विरासत में, गिफ्ट में मिली है। ये गॉड गिफ्टेड होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उससे दुनिया में जितने भी पैथोजन या दुनिया में जो रोग कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, डिजीज को पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे बचने के लिए, उनसे डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के लिए, डिफेंस, खुद को डिफेंस करने के लिए जो मैकेनिज्म वगैरह तैयार की गई थी, बाई बर्थ ही मिलती है ये। यानी कोई भी बेबी इस इम्यूनिटी के साथ पैदा ही होता है। ठीक, और सुनिए इसको कुछ ऐसे ध्यान रखिए आप। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे पैथोजन स्पेसिफिक, नो पैथोजन स्पेसिफिक। यानी ये ऐसा नहीं है कि कोई बैक्टीरिया को मार रहा है, पर्टिकुलर जीनस के बैक्टीरिया को मार रहा है तो उसी को मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बॉडी में एक तरीके से बैरियर बनाता है। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। देखिए सेकेंड क्या है? प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ बर्थ। ये हमारे बर्थ के समय से ही हमारे साथ है। प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। ये अलग अलग तरीके का बैरियर, बैरियर समझते हैं, रुकावट, बहुत हमारे बॉडी में ऐसे रुकावट बनाता है ये, जिससे जो पैथोजन है, जो रोग को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो जीव हैं जो रोग को हमारे बॉडी के अंदर लाते हैं,
उनको हमारी बॉडी में जाने से ये रोकता है। ये है इननेट इम्यूनिटी। ठीक, अब सेकेंड है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपने क्या पाया। जैसे ऐसे समझिए, हर कोई नहीं कहते हैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है, लेकिन आप यहाँ पे कितनी चीज़ों को अचीव किए, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड ये है कि जब बेबी का बर्थ हो गया, जब इस दुनिया में आ गया, उसके बाद रोग से लड़ने के लिए वो अपनी बॉडी में किस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे ये होता है पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये बिल्कुल पैथोजन स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया जाता है हमारी बॉडी में, यानी अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी बनती है। आप सुने जैसे वैक्सीन वगैरह लगाया जाता है, तो वैक्सीन में एक तरीके का कोई बहुत कमज़ोर पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर दिया जाता है जो वो उस डिजीज़ को कॉज करता है। जैसे पोलियो में एक डिसआर्म्ड मतलब एकदम कमज़ोर पोलियो वायरस को हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करने लगती है। तो क्या वो स्पेसिफिक हुआ, उस पोलियो के लिए स्पेसिफिक हुआ? इसी को हम कह रहे हैं स्पेसिफिक टाइप होती है ये। ठीक है। सेकेंड थिंग, एक्वायर बाय बॉडी आफ्टर बर्थ। ये जन्म के बाद हमारी बॉडी एक्वायर करती है। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय ए मेमोरी। ये मेमोरी बेस होती है। चलिए वैक्सीन का फिर से एग्जांपल लेते हैं। जैसे डिप्थीरिया वगैरह के बारे में, बच्चे को अभी डिप्थीरिया हुआ नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट में वैक्सीन दे दी जाती है और उसमें होता कुछ नहीं है, डिप्थीरिया के ही वायरस बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है और उस डिजीज को याद करके रख लेती है। और फ्यूचर में इन केस अगर उस डिजीज से कभी भी काउंटर हो जाता है उस बॉडी का जिसमें वैक्सीनेटेड है, जिसमें वैक्सीन किया गया है पहले से, तो एंटीबॉडी यानी आर्मी पहले से ही तैयार है और वो सीधे जाके उस पैथोजन को पहचानती है और पुरानी अपनी मेमोरी के बेस पे उस पर अटैक करती है और उसको किल कर देती है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से फिर से समझ लीजिए, इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड होती है, वो हर ऑर्गेनिज्म को मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप करता है उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक टाइप की होती है, बर्थ के बाद डेवलप होती है और ये कैरेक्टराइज्ड होती है मेमोरी, ये मेमोरी बेस्ड होती है। जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट जो कि बनाते हैं एंटीबॉडी वगैरह, ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड होती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एक एक करके। अब सुनिए इनेट इम्यूनिटी के बारे में। ये देखा जाए तो टोटल 4 टाइप के बैरियर बनाती हैं, रोधक बनाती हैं, रुकावट बनाती हैं, जिससे पैथोजन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर ना कर पाए। तो अभी हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा टारगेट ह्यूमन को लेके होगा। जैसे समझिए फिजिकल बैरियर, फिजिकल वर्ड ही मतलब समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ जिसको आप महसूस करते हो, जिसको देख पाते हो, तो वो इस तरीके की चीज़ें फिजिकल बैरियर होती हैं। जैसे में हमारा स्किन वगैरह हो गया, क्या बात समझ में आ रही है? ये एक फिजिकल बैरियर। एक होता है फिजियोलॉजिकल, अंदर सेल के, किसी सेल के अंदर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उससे रिजल्ट में कुछ बन रहा है और उससे हमारी बॉडी डिफेंड हो रही है, यानी पैथोजन से बच रही है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर। एक है सेलुलर बैरियर, सेल के लेवल पे जो बैरियर होता है उसको हम सेलुलर बैरियर कहते हैं। एक है साइटोकाइन बैरियर, जब वायरस इन्फेक्टेड कोई सेल होती है तो वायरस इन्फेक्टेड सेल एक सेल से दूसरे सेल में फैलता है, तो जो पड़ोसी वाली सेल होती है वो बाकी जो इन्फेक्टेड हो चुकी है वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताती है। साइटोकाइन इस तरीके का एक सब्सटेंस रिलीज करती है और लोगों को बताती है, बगल वाले पड़ोसी सेल को, यहाँ पे वायरस आ चुका है, तुम लोग अपना अपना बचाव कर लो। ठीक है, चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल बैरियर, स्किन ऑन और बॉडी, ठीक है, ये एक मेन बैरियर है। आप खुद सोच के देखिए, अच्छा बस इतना सोचिए कि अगर सिर्फ बैरियर नहीं होता तो क्या होता। आपके बॉडी में किसी दिन कभी थोड़ा बहुत चोट लग जाती है, तो अगर आप एंटीसेप्टिक वगैरह एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होके उस पार्ट को बिल्कुल सड़ा देंगे। तो स्किन कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, आप ऐसे समझिए। तो ये मेन बैरियर है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस वगैरह के, फंजाई वगैरह के बारे में बात हो रही है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो पैथोजन है उनकी एंट्री को हमारी बॉडी में रोकती है। और
म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग, जैसे हमारा माउथ से लेके एनस तक जो ओपन एरिया वाला पार्ट है, यहाँ पे जैसे हम सांस ले रहे हैं और जो हमारा फूड का पाइप है, जैसे ओइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे पार्ट हो गए। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, जैसे जहाँ से हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, जो जेनाइटल पोर है, ये सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है। तो यहाँ पे म्यूकस की कोटिंग होती है। म्यूकस समझते हैं, जब आपको जुकाम वगैरह होता है तो जो लुब्रिकेंट जैसी चीज़ें सिक्रीट होती हैं आपकी बॉडी से, उन्हीं को हम कहते हैं म्यूकस। तो उसी तरीके की बॉडी में हमारे पार्ट होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये म्यूकस वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे कोई पैथोजन वगैरह आ गया, ये पैथोजन, तो ये म्यूकस में बिल्कुल चिपक जाएगा। अब ये म्यूकस में बिल्कुल चिपक जाएगा। अब ऐसे कुछ चिपक जाएगा म्यूकस में। अब ये म्यूकस में चिपक जाएगा, फिर उसको बॉडी उस म्यूकस को अपनी बॉडी से बाहर करती है, और जैसे ही म्यूकस बाहर जाता है उसके थ्रू पैथोजन भी बाहर चला जाता है। तो जैसे कहाँ कहाँ म्यूकस की कोटिंग होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सांस लेने वाले जो भी रास्ते हैं, जैसे हमारा माउथ हो गया, नोज हो गया, फिर फेरिंग्स आ गया, फिर ट्रैकिया आ गया, फिर उसके बाद से लंग्स वगैरह आ गए, तो ये सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा फूड का जो पैसेज है, जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे पार्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के हैं। नेक्स्ट है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल, जहाँ से हम यूरिन बाहर निकालते हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह कहते हैं हम, कि जो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, वहाँ भी तो कोई ना कोई पोर होता है, तो वहाँ से भी तो पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है। तो इन सारी जगहों पे म्यूकस की कोटिंग होती है, जहाँ पैथोजन को ट्रैप्ड कर लिया जाए, फंसा लिया जाए, पकड़ लिया जाए, और वहीं से उस फ्लूइड को बाहर कर दिया जाए बॉडी से, जिसके थ्रू वो पैथोजन भी बाहर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। तो ये म्यूकस कोटिंग से मदद क्या हुई, हेल्प इन द ट्रैपिंग माइक्रोब्स इंटरिंग आवर बॉडी। क्या इतना बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। सेकेंड बैरियर के बारे में सुनिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जैसे समझिए हमारी आँखों में जो आंसू आते हैं, तो वो इमोशनल आंसू की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कई बार एलर्जी हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो आंखों से आंसू वगैरह आने लगते हैं। तो ये आंसू भी एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म को शो करते हैं। हमारे माउथ वाले पोर्शन में सेलाइवा, ये भी एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है। एंटीबैक्टीरियल होता है। बहुत सारे जानवर को देखेंगे कि अपने घाव को चाट चाट के सही कर देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। तो इसमें होता क्या है कि इसमें उनके सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियल वगैरह को किल कर देते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो इस वजह से जो सलाइवा वगैरह वाला पोर्शन होता है, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल वगैरह होता है। तो इससे थोड़ी मदद मिल जाती है। जैसे फिजियोलॉजिकल में, फॉर प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होनी थी वो इनहिबिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एसिड इन स्टमक, हमारे स्टमक का पीएच बहुत कम होता है, वहाँ एसिड होता है। हालांकि उसके बावजूद भी बहुत सारे पैथोजन हमारी बॉडी में सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रखे हैं इवोल्यूशन जब हो रहा था पैथोजन का, जब हमारी बॉडी का, तो पैथोजन भी अपने आप को इवॉल्व कर ले। इसी चैप्टर में मैं पहले पढ़ा रखा हूँ। तो देखिए, लेकिन अगर स्टमक में पीएच नहीं होता, पीएच इतना कम नहीं होता, एसिडिक नेचर का नहीं होता, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाते वहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या मैक्सिमम नंबर ऑफ पैथोजन्स हमारे स्टमक में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाईली एसिडिक होता है। सेलाइवा इन माउथ, अभी बात हुआ था। टीयर फ्रॉम आई, क्या इसके बारे में भी बात हुआ है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, सेलुलर बैरियर। अच्छा, ये सारे बैरियर हैं, हम दो बैरियर के बारे में, बैरियर हैं जहाँ से माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंटर होने से रोका जा रहा है। बैरियर, क्या बात क्लियर है? ठीक है। जैसे अब देखिए, सेलुलर बैरियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब अपने ब्लड के बारे में बात करते हैं, फिर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे समझिए, अब ये ब्लड में जैसे PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट,
इसका पूरा नाम है PMNL का। ये एक तरीके का न्यूट्रोफिल्स होता है। अलग अलग तरीके के सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिनको ब्लड सेल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इस्नोफिल्स, इस तरीके से। तो इसमें से ये एक न्यूट्रोफिल्स है। और कौन से सेल के नाम के बारे में बात करें, जैसे मोनोसाइट हो गए, एक नेचुरल किलर सेल हो गया। नेचुरल किलर सेल एक लिम्फोसाइट होता है, जैसे T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, इस तरीके से ये एक लिम्फोसाइट होता है। ये सारे हैं क्या, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले सेल ही हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। अब ये जितने भी सेल हैं, इनका एक्शन कैसे होता है, कैन फाइगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। फाइगोसाइटोसिस, जैसे मान लीजिए ये कोई माइक्रोब है, ये आपकी बॉडी में इंटर कर दिया, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इसको बहुत छोटे छोटे पार्टों में काट दिया जाता है। और ये काम कौन करता है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टों में काट दिया गया, अब ये कुछ ऐसा हो गया है, अब ये जिंदा ही नहीं है। ये काम कौन कौन कर सकता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, ये सारे ये काम कर सकते हैं, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू में मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है, जब एक दो मोनोसाइट आपस में जुड़ जाती हैं तो मैक्रोफेज बना लेती हैं, और ये भी वही काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी, ये अपने इंगल्फ करते हैं, इसको पहले बहला फुसला के अपने सेल के अंदर लेते हैं, फिर उसमें उसको कूट कूट के मार देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, इसको पूरी तरीके से पचा दिया जाता है। ठीक, चलिए अब लास्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर देखिए, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स, जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन, ये नाम ध्यान रख लीजिए, इंटरफेरॉन। होता क्या है कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको बचाना है, जो इन्फेक्टेड हो गई हैं वो सेल क्या करती हैं, एक सायरन बजाती हैं, अलार्म बजाती हैं कि अरे ये वायरस आ चुका है। कैसे बजाती हैं, इंटरफेरॉन के माध्यम से या थ्रू इंटरफेरॉन्स। एक प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, इंटरफेरॉन उसका नाम होता है, ये प्रोटेक्ट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरस इन्फेक्शन, दोबारा वायरस के इन्फेक्शन होने से। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये साइटोकाइन बैरियर हो गया। टोटल हम 4 तरीके के बैरियर पढ़ चुके हैं। सुनिए, अब सिर्फ आप ध्यान से 2 मिनट सुनिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, कुछ पढ़े ही नहीं, छोटी छोटी बातें की हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। अब सुनिए, इम्यूनिटी 2 तरीके का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड। जो बाई बर्थ है, जिसमें मेमोरी वगैरह कुछ नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होता है, इसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और ये बैरियर प्रोवाइड करवाता है। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप का होता है, बर्थ के बाद हमारी बॉडी उसको एक्वायर करती है, अपने अंदर डेवलप करती है, और एक करेक्टराइज्ड होता है, कैसे पहचाना जाता है, बाई मेमोरी, क्योंकि सेल मेमोरी बना बना के रख लेती हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 टाइप के बैरियर्स प्रेजेंट हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर में जैसे स्किन हो गया हमारी बॉडी का, इस तरीके से ये मेन बैरियर है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे, और म्यूकस कोटिंग। ठीक है, म्यूकस की कोटिंग हो जाती है इस जहाँ जहाँ से हमारी बॉडी में माइक्रोब्स इंटर करने के चांसेस है, वहाँ वहाँ पे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंट्री इन आवर बॉडी। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब सेल के रिएक्शन से होने वाले जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं उसके वजह से जो बैरियर प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये माइक्रोबियल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जैसे एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर इन आई। ठीक, इसी तरीके से फिर है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में ब्लड में पाया जाता है PMNL, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, ये सारे फाइगोसाइटोसिस के थ्रू उस पैथोजन को किल कर देते हैं। टिश्यू में मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है साइटोकाइनिन बैरियर। एक वायरस इन्फेक्टेड सेल अपने पड़ोसी को, अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल को अलार्म बजा के बताना कि नहीं कोई वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, तुम लोग अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल तैयार रखो। इसको कहते हैं साइटोकाइन बैरियर, बीच में इंटरफेरॉन बनता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक इतना तसल्ली से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। अच्छा, नया वीडियो हमारा क्या होगा, देखिए ये कहीं ना कहीं हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात कर लिए, अब दूसरा बात होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव इम्यूनिटी,
एक्टिव इम्यूनिटी, बहुत सारे तरीके की इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन वगैरह अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, सारी बातें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी पोर्शन आपको पढ़ाया जाए, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग ज़रूर कोई एक अच्छा स्टेप लूँगा, एक अच्छा इनिशिएशन स्टार्ट करूँगा जिससे आपको और हेल्प हो सके। आई होप आपको चीज़ों में थोड़ी बहुत आसानी हो रही होगी पढ़ने में। ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी का ही है। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो इस वीडियो को आप 2x पे 1.5x पे भी देख सकते हैं। अल्टीमेटली आपका एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसमें कोई भी बकवास बातें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बात हो रही है। तो ये मोर देन सफिशियंट है बोर्ड और नीट के लिए, ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।